जी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले मैं इस बच्चे को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, यू हैव ट्राइड वेल, वेरी वेल। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार फर्स्ट टाइम इन्होंने ट्राई किया, अच्छा किया, कोई बात नहीं। और जो 3 बच्चे बोले बहुत अच्छा किए। और मैं परिमल सर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें आपके बीच में, बहुत तथ्यपूर्ण बातें, और अविनाश सर ने भी जो बातें कही वो अपने आप में सीखने योग्य बातें। प्यारे बच्चों, सिर्फ महान व्यक्तियों का जन्मदिन मनाना और उन पर पुष्प अर्पित कर देना ही, क्या ये हमारे जीवन में इतना ही काफी है क्या? उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि नहीं है? उनसे हमें सीखना और समझना और उनको अपने जीवन में उतारना। इसीलिए हम उनको याद करते हैं ना, कि सिर्फ फूल चढ़ाना, तस्वीर खींचना और व्हाट्सएप फेसबुक पर उसको चिपका देना, क्या यही हमारे जीवन की प्रासंगिकता है? क्या हमने इसीलिए अपने जीवन में महान व्यक्तियों का उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, हम अपने जीवन में उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा शुरू में, फिर उसके बाद उन पर भी आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और गांधी जी का भी जन्म आप लोग सब जानते हैं कि दोनों का 2 अक्टूबर को ही हुआ था। और गांधी जी से तो बहुत ज़्यादा ही छोटे थे, लगभग 35 साल छोटे थे लाल बहादुर शास्त्री। 1904 में जन्म हुआ उनका, 1869। और आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री का ओरिजिनल नाम, असली नाम क्या था? बताइए। लाल बहादुर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव पता है आप लोगों को? नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। श्रीवास्तव टाइटल उन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि वो बचपन से ही जातिवाद का विरोध करना चाहते। वो चाहते थे कि मेरे नाम को जानकर ही लोग ये नहीं समझ ले कि ये तो फलाने जाति का, ये तो फलाने कास्ट का है। धर्म के अंदर भी कई जातियां हैं ना, तो उस जातिवाद का विरोध करने के लिए इन्होंने अपने टाइटल को श्रीवास्तव हटाया और लाल बहादुर हो गए। और बाद में जब ये एक काशी विद्यापीठ, वहां से संस्कृत का जब ये डिग्री लेकर के बाहर निकले, तब इनको उस काशी विद्यापीठ ने शास्त्री की उपाधि दी और तब से लाल बहादुर शास्त्री हो गए। आप लोग तो जानते ही हैं कि देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने, सर ने बताया। और उससे पहले, द्वितीय प्रधानमंत्री बनने से पहले कई मंत्रालय संभाला। केंद्रीय मंत्रालय यानी केंद्र के स्तर की जो मंत्रालय होती है, रेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय भी संभाला, रेल एवं परिवहन मंत्रालय तो बताए ही, और शायद विदेश मंत्रालय भी संभाला था। और एक आध मंत्रालय और है जो जिसको कहते हैं गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री के बाद का जो सेकंड पोजीशन जिसको आप बोलते हो, गृह मंत्री, वो भी मंत्रालय इन्होंने संभाला था नेहरू जी के समय, क्योंकि उसके ही टाइम में संभाला। और आपको पता है जब ये रेल मंत्री थे तो एक बड़ा रोचक कहानी हुआ था। इनकी मां को भी मालूम नहीं था कि हमारा पुत्र रेल मंत्री है। उनको सिर्फ इतना पता था कि रेलवे में काम करता है, रेलवे में काम करता है। तो एक बार कहीं एक कार्यक्रम में ये बेचारे पहुंच गए, तो वहां उनकी मां भी आ गई। और जब आई तो उनकी मां बोली कि भाई मेरा बेटा है, आया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बहुत दिन से नहीं मिली हो। तो वहीं मिलने आ गई बेचारी। तो जब लोगों को मालूम चला, वो बोल रही थी कि वो रेलवे में काम करता है, मुझे मिलना है, वो यहाँ किसी काम से आए हैं। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, आपका बेटे का नाम क्या है? तो वो बताई जब सारा चीज, तो पत्रकार अवाक रह गए। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने उस कार्यक्रम में अपना भाषण रोक दिया और उन्होंने वहां सारा कार्यक्रम बंद कर दिया, माँ को समझाया बुझाया और 2-4-10 मिनट बातें की, उनको घर भेज दिया। उनके जाने के बाद जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आपने उनको भेज क्यों दिया, तो उनका जवाब क्या था कि अगर मेरी माँ को ये मालूम चले कि मैं रेल मंत्री हूं तो वो किसी की सिफारिश मेरे सामने करेगी। हो सकता है कि उसे अहंकार हो जाएगा कि नहीं, मेरा बेटा तो रेल मंत्री है। मैं ये नहीं चाहता।
और उन्होंने इस चलते अपनी माँ को भी नहीं पता लगने दिया कि मैं रेल मंत्री हूँ। और पिताजी तो खैर नहीं थे, बचपन में जब 18 महीने के थे, 1.5 वर्ष के थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हुई। सर ने बताया कि पढ़ने के लिए उन कितनी मेहनत करते थे, गंगा पार जाकर के तैर करके पढ़ने चले जाते। सामान्य पढ़ने लिखने में थे, बिल्कुल शायद आयुष जैसे या ऋषभ जैसे या तुम ही लोगों जैसे। कोई कद काठी भी दिखने में कोई बहुत बड़े नेता अभिनेता की तरह नहीं, जैसा कि सर लोग बताए। लेकिन जो इनकी एक डिटर्मिनेशन, विल पावर, फाइट अगेंस्ट एनी रॉन्ग थिंग, ये सारी चीजें जो इनकी क्वालिटी थी, इनके चलते इन्होंने अपने विश्व में, पूरे विश्व में इन्होंने ख्याति प्राप्त की। लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग जानते हैं कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अन्न की कमी हो गई या फिर बहुत सारी चीजें हुई, तो इन्होंने बहुत सारी बातें लोगों से अपील किया देश से, और कहा कि उस समय एक नारा दिया इन्होंने, जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान, ये नारा दिया। और देश में एक हरित क्रांति भी आई उनके बाद। फिर कहने का मतलब है कि उन्होंने लोगों से जो अपील किया, लोग इनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते थे, सुनते थे, उस पर अमल भी करते थे। और जैसा कि सर ने बताया कि सोमवार के दिन इन्होंने कहा कि भाई भूख, यानी भूखे रहना है, भूख एकदम सहना है, खाना पीना छोड़ देना। एक दिन उन्होंने बताया कि एक दिन सहने से, अगर हम एक दिन सब लोग नहीं खाएंगे तो वो सारे लोगों को पूरे सप्ताह खाना मिलेगा, पूरे देश में जो खाना नहीं मिलता है जिनको एक वक्त का, वो सारे लोगों के हिस्से में खाना चला जाए। तो उसका प्रभाव भी आया। और आप लोग तो जानते हैं कि हर यात्रा का एक अंत होता है। लाल बहादुर शास्त्री की यात्रा का भी अंत हुआ 1966 में, जब पाकिस्तान के युद्ध के बाद, 65 के युद्ध के बाद 66 में उससे शांति समझौता हुआ तो ताशकंद में, तो वहां पर पता नहीं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहर देकर मार दिया, कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने राजनीतिक वर्चस्वता के लिए मरवा दिया। अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हैं, मुझे मालूम नहीं कि क्या कारण रहा हो, लेकिन जो भी कारण रहा हो, भारत ने उस लाल बहादुर को खो दिया। और ये बड़ा दुखद दिन था, प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी मृत्यु हुई 10 जनवरी 1966 को। और आपको एक और बात बता देता हूं, जब लाल बहादुर जीवित थे तो उन्होंने एक कार खरीदी, और उस कार को खरीदने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ा। आप आश्चर्य करोगे कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है और इतने वर्षों पहले तक से रेल मंत्री था, उद्योग मंत्री था, परिवहन मंत्री था और गृह मंत्री था, उसको एक कार खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता। तो ये ईमानदारी है ना, जो आज के नेताओं में बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल है क्या? कहीं कहीं दिखता है क्या? नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी सैलरी लेना छोड़ दिया था जब 1965 के युद्ध में अन्न की कमी हो गई, देश में भारी समस्या हो गई, तो अपनी सैलरी उन्होंने लेना छोड़ दिया। कहा कि नहीं, जब मेरे देश के लोगों को खाना नहीं मिलता तो मुझे सैलरी लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये इनकी ईमानदारी थी। जैसा कि सर ने बताया, एक रेल दुर्घटना हुआ और इस्तीफा फेंक कर मारा का नहीं, मुझे इस पे नहीं रहना, ये मेरी गलती है, मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपना इस्तीफा देता हूं। आजकल तो हजारों दुर्घटनाएं रोज होती रहती हैं, कितने मंत्री इस्तीफा देते हैं क्या? और उलझुलुला के मीडिया में बयान कर देते हैं। तो ये शख्सियत थी लाल बहादुर शास्त्री की। अब हम लोग थोड़ा बहुत महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। एक भजन था उनका, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। उनके भजन में ईश्वर भी था, अल्लाह भी थे, यानी हिंदू भी थे और मुसलमान भी। गांधी जी के परिकल्पना में देश की एक अलग तस्वीर थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सब एक थे, सब एक जैसे रहना चाहते थे। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि बंटवारा हुआ और सब अलग हुए, लेकिन फिर भी गांधी जी ने पूरी कोशिश की कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ रह जाते, बंटवारा ना होता। लेकिन वो बुरा दौर था, बुरा दिन था, बीत गया, चला गया। कहते हैं कि बिना दे दी आजादी हमें, खड़ग बिना ढाल। खड़ग मतलब आप समझते हैं ना, तलवार। तो या मतलब अस्त्र शस्त्र के बगैर जिस व्यक्ति ने इस देश को आजादी दी, उसी के बारे में कहा है कि दे दी आजादी हमें, खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
ये बातें उनके बारे में कही जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ और वो कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। नफरत से घृणा करो, नफरत करने वाले से नहीं। नफरत करने वाले को मत मारो, उसके भीतर के नफरत को मारो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि केवल वह एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक गुरु भी। वो आध्यात्म को भी बहुत अच्छे समझते थे। और बचपन जो है, जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोगों का बचपन कैसे बीता दीपक? पबजी खेलने में बीता कि नहीं बीता है? पबजी खेलते हैं, अब तो बैन हो गया। फ्री फायर। उनका बचपन बीता था श्रवण कुमार की कहानियां पढ़ने में, हरिश्चंद्र की कहानियां पढ़ने में, प्रहलाद की कहानियां पढ़ने में। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने बचपन में सीखी। देखो, कहते हैं कि बचपन में हम लोग जो चीजें देखते हैं, सीखते हैं, उससे हमारा एक माइंड का शेपिंग या मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग जो होता है वो वहीं से होता है। और हम लोग अभी जिस चीज को देखेंगे, खेलेंगे, सीखेंगे, वही ना सीखेंगे। तो वो जैसा सीखते थे उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को बनाया। पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही साधारण थे। दीपक जितने भी होशियार नहीं थे, आयुष जैसे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भीतर जो क्षमता थी, कुछ तो बात होगी उसमें। अभी सर ने बताया ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा विश्व अपनी नागरिकता दे दिया। पूरा विश्व कहा कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ बस जाइए, यानी मेरी नागरिकता भी आपको है, आप यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अकेला उस महात्मा गांधी को प्राप्त, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन, विश्व की नागरिकता में। वो पढ़ाई लिखाई में साधारण तो थे ही। उसके बाद जब उनको इच्छा हुई कि अब हमको डॉक्टर बनना है, उनकी बड़ी इच्छा हुई कि डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। लेकिन उनका परिवार पूरा वैष्णव परिवार था। वैष्णव का मतलब समझते हैं? जहां मांस मछली सख्त मना हो। तो कहने का मतलब है कि वो भी शायद नहीं खाते होंगे। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों से बड़ा चीर फाड़ वाली बातों में वो उनके परिवार से इजाजत नहीं। तो डॉक्टरी की पढ़ाई उनको नहीं करनी थी। घर से आया कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, कुछ और। तो इनको बैरिस्टर बनने के लिए भेज दिया गया। इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने पढ़ाई की। किस ईस्वी में? 1888 में इंग्लैंड गए। 1888 में इंग्लैंड गए और 4 साल बाद इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आ गए। 1892 भारत आए। और जब भारत आ गए तो यहाँ पर उन्होंने, अभी बम्बई जो है आपका, मुंबई, उसमें बॉम्बे, तो बम्बई में वो वकालत करने लगे। बम्बई में जब वकालत करने लगे, 1-1.5 साल किया, ज़्यादा चली नहीं। तो एक गुजरात के बड़े सेठ व्यापारी थे, उन्होंने इनको साउथ अफ्रीका बुला लिया, कहा कि आ जाओ इधर, साउथ अफ्रीका में आओ। तो साउथ अफ्रीका जब गए, तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने देखा कि जो अंग्रेज मेरे देश में है, वही अंग्रेज यहाँ भी है। और उस अंग्रेजों के कारण इनको भी अपना अपमान झेलना पड़ा था। एक बार नहीं बल्कि कई बार। एक किस्सा आप लोग सब पढ़ते होंगे, वो ट्रेन वाली घटना। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी इनका रंग रूप थोड़ा अंग्रेज वाला नहीं था, है ना? तो इनको धक्के मार के भगा दे, चलो इधर क्या कर रहे हो, भागो यहां से। इनको उतार कर भगा दिया। इनको उस ट्रेन से भगाया था अंग्रेज। और इस व्यक्ति ने उस दिन ठान लिया होगा कि मैं अंग्रेज को अपने देश से भगा दूंगा, दुनिया से भगा दूंगा। और भगाया ना, भगाया ना, भगाया कि नहीं भगाया? यानी ये दृढ़ निश्चय थी उनका, दृढ़ निश्चय था उनका
कि जिस अंग्रेज ने उनको ट्रेन से उतारा था, ट्रेन से भगाया था, उसी अंग्रेज को इन्होंने पूरी दुनिया से भगाया। तो ऐसे कुछ उनकी कहानियां हैं। और इसी कारण से वो लगभग 21 वर्षों का एक लंबा समय उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया। 21 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया, वहां बैरिस्ट्री भी की, और साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों की कई गलत नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जो आप लोग पढ़ते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन, गोरे और गोरे काले वाला, तो गोरे लोग कहीं ना कहीं काले लोगों को बहुत परेशान करते थे जो वहाँ के मूल निवासी थे। अपार्थाइड का सिस्टम बना दिया था, उनको कोई अधिकार नहीं देते थे। उसके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने उस देश के नागरिक नहीं होते हुए भी वहां पर काम किया। उस देश से इनको क्या लेना देना था? वहां तो ये काम करने गए थे, काम करके आ जाते, अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, नहीं कमा सकते थे। उस समय बहुत बढ़िया कोट पैंट और शर्ट पहनते थे। लेकिन 21 साल बाद जब वहां पर उन्होंने 21 साल तक जब वहां की स्थिति को देखा, उसके खिलाफ संघर्ष किया, वहां पर सारी बातें हुई, और उसी में उन्होंने कहा था कि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। मेरा जो निर्माण हुआ, माई क्रिएशन, वो मेरा साउथ अफ्रीका में हुआ। मैं भले इंडिया में जन्म हुआ, लेकिन मेरा जो बिल्डिंग है वो मेरा साउथ अफ्रीका में हुआ, ये वो कहते थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, सर ने बताया, उनके बुलावे पर वो भारत आ गए। शायद 1917 में आए। 1917 में वो भारत आ गए, और यहाँ पर उनको ये इसलिए बुलाया गया कि भाई अंग्रेजों का जो है ना, उसके खिलाफ लड़ना है और अपने लोगों को आजाद करना है। तो जब वो आ गए तो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने किया, चंपारण वाला आंदोलन। क्या सर? 1917 में नील की खेती होती थी और अंग्रेज लोग विवश करते थे, उनको प्रॉफिट होता होगा, लेकिन किसानों का फसल खेत सब बंजर हो जाता था, 1-2 फसल के बाद ही बंजर हो जाता था। और सोचो, ये बिहार के लिए बड़ा गर्व का विषय है, बिहार के लिए, कि चंपारण, पूर्वी चंपारण कहा जाता है बिहार में, वहीं से उन्होंने अपने आंदोलन के जीवन की शुरुआत की थी। भारत को स्वतंत्रता दिलाने की जो स्पेशल महात्मा गांधी की जो मुहिम थी, जो इनका संग्राम था, उसकी शुरुआत इन्होंने वहीं से कर दी थी। बिहार की धरती से इन्होंने बिगुल फूका कि अब हम पूरे भारत से अंग्रेज को भगाएंगे। और कई सारे आंदोलन पर आंदोलन हुए, आप लोग को मालूम होगा, असहयोग आंदोलन भी हुआ। किसके विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ? 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आप लोग समझते हैं? नहीं समझते होंगे। रॉलेट एक्ट का मतलब होता था, अंग्रेज को अगर किसी पर भी शक हो गया, बिना किसी मुकदमा चलाए जेल के अंदर डाल देता था, पकड़ लेते, जब तक मन होगा तब तक रखेंगे। भारतीयों के साथ ऐसा होता था। रॉलेट एक्ट, बिना किसी मुकदमा के जेल में डाल देना, कोई बेलूल नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधे जेल। उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, और बहुत सत्य और अहिंसा के साथ, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। भाई हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम नहीं मानते हैं कि आप मेरे लिए शासक हो, कुछ नहीं हुआ, जाओ मेरे देश से। उस समय अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, अंग्रेजी कपड़े जलाए जाने लगे, है ना। तो बहुत सारी बातें उस समय हुई, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। और फिर उस बीच में एक दुर्घटना हो गई, चौरी चौरा कांड हो गया, उसमें बहुत सारे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो महात्मा गांधी को अपने आंदोलन के दौरान हिंसा पसंद है। फिर असहयोग आंदोलन के चरम पर पहुंच जाने के बावजूद भी अपने उस आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं, वो अपनी अपनी मानसिकता, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। और 13 अप्रैल 1919 को उसी असहयोग आंदोलन के दौरान का वो समय था जब अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करने के लिए वहां पर सब लोग, उसी के लिए एक सभा हो रही थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड।
हुआ था कि नहीं? यस 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, वो तो राक्षस था बेहुदा, हजारों लोगों को गोली से भूलवाया। सोचो वो दिन कितना क्रूर दिन रहा होगा और कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर के हम लोगों को 15 अगस्त 1947 का दिन मिला। देखो आजकल के बच्चे किताब बहुत पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन एहसास करना बहुत आवश्यक है अपने पुराने दिनों। भारत कहां से शुरू हुआ, भारत ने किन किन लोगों का, किन किन चीजों का शासन झेला है, इस बात को समझना इसको बहुत आवश्यक है, तब तुम अपने देश को जान पाओगे। महात्मा गांधी ने भी किसी भी आंदोलन से पहले पूरे भारत का भ्रमण किया था। पूरे भारत को वो उन्होंने 2 वर्षों तक कहा जाता है कि वो घूमे, पहले भारत को समझा, फिर भारत के लिए वो आगे आए। उन्होंने उस बात में समझा कि नहीं, अगर मुझे भारत के लोगों के लिए लड़ना है तो मुझे ये कोट पैंट उतार कर, मुझे भारत के लोगों को जैसा धोती नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, मुझे उसी ड्रेस में आना है। हम उनको असली सन्यासी मानते हैं, कोट पैंट उतार कर एक धोती में सारा काम। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आप लोग कभी कभी पढ़िए, जो उनसे सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए, अपने जीवन में उतारिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी हर चीज उतारने वाली होगी, लेकिन उनमें जो ही चीजें उतारने वाली होंगी उसको आप अपने आप में भी उतारिए। चलिए, बहुत सारी बातें हुई और हम लोग अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा देर हो रहा है, 8:30 बज रहा है। तो इतना ही बात कह करके मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको गांधी जयंती की। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच।